नमस्कार। आज हम इस कक्षा में अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद पढ़ेंगे। आप सब जानते हैं कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जो ध्वनि पर आधारित है, और वर्णों से शब्द बनते हैं और शब्दों से सार्थक वाक्य बनते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित 8 भेद हैं: विधिवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य एवं संदेहवाचक वाक्य। बच्चों, अभी अभी हमने वर्ण की बात की। वर्ण जहाँ भाषा की सबसे छोटी इकाई है, और आप जानते हैं कि वर्णों से ही मिलकर सार्थक शब्द बनते हैं, और जब शब्द मिलकर किसी सार्थक बात का निर्माण करते हैं, यानी वे वाक्य में इस तरह से प्रयुक्त होते हैं कि उनका एक पूरा अर्थ स्पष्ट होता है, तो वह वाक्य का रूप ले लेते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य का पहला भेद है विधिवाचक वाक्य। बच्चों, इसको विधानवाचक वाक्य के नाम से भी जाना जाता है। अधिकतर हम लोग प्रतिदिन अपनी भाषा में विधानवाचक वाक्यों का ही प्रयोग करते हैं। सामान्य कही गई बात, कोई भी तथ्य, जैसे कि सूरज पूर्व दिशा से उगता है, पश्चिम दिशा में डूबता है, धरती गोल है, या कोई भी सामान्य बात जो प्रतिदिन हम आपस में भी बातचीत करते हैं, उनमें से अधिकांश वाक्य विधानवाचक वाक्यों की ही श्रेणी में आते हैं। उदाहरण के लिए ज़रा आप देखिए, राम हॉकी खेल रहा है, वह एक अच्छी लड़की है, श्याम खाना खा रहा है। बच्चों, हम इस तरह के वाक्यों का प्रयोग अक्सर अपनी भाषा में करते हैं, और अधिकतर विधानवाचक वाक्यों का ही प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला वाक्य है निषेधवाचक वाक्य। निषेध यानी ना, इसे अंग्रेजी भाषा में आप नेगेटिव सेंटेंसेस के नाम से भी जानते हैं। विधानवाचक वाक्यों को जहां आप पॉजिटिव सेंटेंसेस के नाम से जानते हैं, निषेधवाचक वाक्य को आप नेगेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। नेगेटिव यानी निषेध यानी ना, अर्थात जिस वाक्य में किसी कार्य, किसी बात, किसी क्रिया के ना होने का पता चले, वहाँ निषेधवाचक वाक्य होता है। जैसे, मैंने खाना नहीं खाया, मैं आज खेलने नहीं गया, मैंने आज अपना गृह कार्य नहीं किया। अर्थात ऐसे वाक्य जिसमें ना का भाव आए, वे निषेधवाचक वाक्य होते हैं। हम इन वाक्यों का प्रयोग तभी करते हैं जब हमने किसी कार्य, किसी क्रिया के ना होने की बात करनी हो। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा तीसरा, अर्थ के आधार पर तीसरा भेद है इच्छावाचक वाक्य। आपने अक्सर एक दूसरे को जन्मदिन की या अनेक अन्य अवसरों की बधाई, शुभकामना आदि दी होगी। जैसे, तुम्हें जन्मदिन मुबारक हो, अथवा ईद मुबारक, अथवा दिवाली की हार्दिक शुभकामना वगैरह वगैरह। इस प्रकार के जितने भी आशीर्वाद देने वाले वाक्य या किसी भी प्रकार की इच्छा व्यक्त करने वाले सभी प्रकार के वाक्य इच्छावाचक वाक्य की श्रेणी में आते हैं। जैसे, ईश्वर तुम्हें सफलता दे, युग युग जियो मेरे लाल, काश आज तुम आ पाते। इस तरह के अनेक उदाहरण जिसमें हम अपनी कोई इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। जैसे, काश तुरंत कोरोना भाग जाए और लॉकडाउन खुल जाए, अथवा लॉकडाउन खुले और हमारा विद्यालय अथवा सभी विद्यालय खुलें और हम अपना सामान्य जीवन जी सकें। इस तरह की कोई भी इच्छा व्यक्त करने वाला वाक्य विधानवाचक के अंतर्गत ही आएगा।
अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। आज्ञावाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें आप किसी को किसी प्रकार की आज्ञा, आदेश, अनुमति या निवेदन, आग्रह आदि के भाव व्यक्त कर रहे हों, वहाँ आज्ञावाचक वाक्य होते हैं। जैसे तुम कल आना, हमें वहाँ पर कल जाना चाहिए, क्या हम यहाँ पर बैठ सकते हैं। हम अक्सर आज्ञावाचक वाक्यों का प्रयोग अपनी भाषा में करते हैं। जैसे मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, तुम वहाँ चुपचाप बैठ जाओ। यहाँ पर एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि कई बार हम निषेधात्मक आज्ञार्थक वाक्यों का प्रयोग करते हैं। कई बार हम आज्ञावाचक वाक्यों में निषेधात्मक भावों का प्रयोग करते हैं। जैसे शोर मत कीजिए। अब आप ध्यान से देखिए, इस वाक्य में जहाँ पर आदेश का भाव है, वहीं पर किसी कार्य के ना होने का भी भाव आ रहा है। शोर मत कीजिए या परेशानी मत उत्पन्न कीजिए। अब इस दोनों प्रकार के वाक्यों में जहाँ आदेश है, वहीं नकारात्मकता का भाव भी है, निषेधात्मक भाव भी है। तो बच्चों, ऐसे किसी भी वाक्य में आप निषेधात्मक आज्ञार्थक वाक्य लिखेंगे। हाँ जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है बच्चों, इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी ऐसे वाक्य जिसमें आप कोई प्रश्न पूछें और इसके अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह आए, और इसमें अधिकतर बच्चों आप प्रश्न सूचक शब्दों क्या, किसे, कब, कहाँ, क्यों आदि का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तुम किस विद्यालय में पढ़ती हो। यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है कि इन सभी वाक्यों के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगा हुआ है। यह इसकी मुख्य पहचान होती है। हाँ जी, अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। विस्मयवाचक वाक्य। विस्मयवाचक वाक्यों को आप अंग्रेजी में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के नाम से जानते हैं। जैसे कि आप प्रश्नवाचक वाक्यों को इंटरोगेटिव के नाम से जानते हैं, है ना। तो विस्मयवाचक वाक्य को भी आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के नाम से जानते हैं। भाषाएं सभी आपस में जुड़ी होती हैं बच्चों, इसीलिए आपने देखा होगा कि व्याकरण में बहुत सारी चीज़ें अधिकतर एक जैसी ही आप देखेंगे, चाहे वे संस्कृत भाषा हो, चाहे वह अंग्रेज़ी भाषा हो अथवा हिंदी भाषा हो, सभी आपस में जुड़ी हुई हैं। सभी का व्याकरण आपस में कहीं ना कहीं इंटीग्रेटेड है। एक भाषा में व्याकरणिक विषय आपको दूसरी भाषा में अवश्य मिलेगा। हाँ जी, तो अब हम विस्मयवाचक की बात करते हैं। नाम से ही जाहिर है बच्चों, जहाँ पर विस्मय, आश्चर्य, प्रसन्नता, हंसी, खुशी, घृणा, ईर्ष्या आदि जैसे भाव हों। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है, ऐसे वाक्यों के आरंभ में जहाँ कोई ना कोई विस्मय सूचक शब्द आता है, तब उसके पश्चात विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग अवश्य होता है, जैसा कि आप इस वाक्य में देख रहे हैं। आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर वाह, आह आदि जैसे शब्दों के पश्चात आप देख रहे हैं कि विस्मय सूचक चिन्ह लगा हुआ है, और यही इसकी पहचान है। और इसमें विस्मय, सुख, दुख, आश्चर्य, खुशी, प्रसन्नता, ईर्ष्या आदि का भाव व्यक्त होता है। वाह, कितना सुंदर फूल है, आह मैं बर्बाद हो गया, आपको बधाई हो, शाबाश तुमने कर दिखाया आदि जैसे वाक्य अपने आप में विस्मय और आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्यों में बच्चों एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है। अगर तुम मेहनत करोगे तो सफल अवश्य होवोगे, यदि तुम शोर करोगे तो मेरे सर का दर्द और बढ़ जाएगा। यानी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर है।
ऐसे वाक्यों को हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। व्यायाम करो तो सुस्ती दूर हो जाएगी। आप देखिए, अब व्यायाम करने की क्रिया सुस्ती दूर होने की क्रिया से जुड़ी है। इसी तरह घंटी बजते ही छुट्टी हो जाएगी, कहना मान जाते तो इतनी चोट ना लगती। इन सभी वाक्यों में दोनों क्रियाएं आपस में एक दूसरे पर निर्भर हैं। हाँ जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। संदेहवाचक वाक्य। बच्चों, संदेह शब्द से ही जाहिर हो रहा है। संदेह यानी शक, यानी आशंका, किसी कार्य के पूरा होने में संदेह, डाउट, जिसे आप इंग्लिश में ड्यूबियस सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में किसी बात या काम के पूर्ण होने में संदेह का भाव व्यक्त किया जाता है। जैसे शायद कल हम आगरा जाएंगे, कदाचित वह कक्षा में पास हो जाए, संभवतः वह पहुंच गया होगा। इन तीनों वाक्यों में आपने देखा होगा कि संदेह का भाव है। बच्चों, यहाँ पर मैं आपको वाक्य परिवर्तन के विषय में ये ध्यान दिलाना चाहूँगी कि वाक्य परिवर्तन करते समय बस इतनी बात को ध्यान में रखिए कि जिस प्रकार के वाक्य में आपको परिवर्तित करना है, उस प्रकार के भाव में आपको जिस वाक्य को परिवर्तित करना है उसे परिवर्तित कर देना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, यदि हमारे पास कोई विधानवाचक वाक्य है, जैसे मैं आपको विधानवाचक वाक्यों की ओर ले चलती हूँ। जैसे यदि विधानवाचक वाक्य है और हमें निषेधात्मक में परिवर्तन करना है, तो इसका सीधा सा नियम है कि आप उन वाक्यों में ना, नहीं अथवा कार्य के ना होने का भाव लगा दें। अपने आप वह वाक्य निषेधात्मक में परिवर्तित हो जाएगा। हमें बस प्रत्येक प्रकार के वाक्य के भाव को अपने दिमाग में ध्यान में रखना है कि हमें किस प्रकार के अर्थ, किस प्रकार के भाव में दिए गए वाक्य को परिवर्तित करना है। अब ज़रा हम इन वाक्यों को निषेधात्मक में परिवर्तित करते हैं। राम हॉकी नहीं खेल रहा है, वह एक अच्छी लड़की नहीं है, श्याम खाना नहीं खा रहा है। यदि इन्हीं वाक्यों को मैं प्रश्नवाचक में बदलूं तो, क्या राम हॉकी खेल रहा है? अन्य वाक्यों को मैं तरह तरह से अगर परिवर्तित करूं तो, जैसे अगले वाक्य को मैं विस्मयवाचक में यदि परिवर्तित करूं तो इस तरह से ये वाक्य बनेगा, वाह वह एक अच्छी लड़की है। यदि हम तीसरे वाक्य को संदेहवाचक में परिवर्तित करना चाहें तो वाक्य किस प्रकार का होगा? संभवतः, शायद, कदाचित, तीनों प्रकार के शब्द आप लगा सकते हैं। श्याम खाना खा रहा होगा। तो इस प्रकार से आपको बस ये ध्यान में देना है कि भाव क्या है और दिए गए भाव, दिए गए अर्थ के अनुसार आपको वाक्यों को परिवर्तित कर देना है। चलिए बच्चों, एक बार ज़रा हम तुरंत हमें हम ज़रा अभ्यास प्रश्न करते हैं। अर्थ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों के भेद लिखिए। आप पर देख सकते हैं, पहला वाक्य विधानवाचक है, अगला वाक्य निषेधात्मक है क्योंकि इसमें ना का भाव है, तीसरा वाक्य प्रश्नवाचक है क्योंकि इसमें प्रश्नसूचक चिन्ह है, चौथा वाक्य संकेतवाचक है क्योंकि इसमें अच्छे अंक आना और छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप मिलना आपस में जुड़े हुए हैं। तीसरा, इसमें पांचवा वाक्य देखिए, अरे यह गीत तुमने लिखा है, यह विस्मय सूचक वाक्य है क्योंकि इसमें पहले शब्द के पश्चात विस्मय सूचक चिन्ह है। और छठे वाक्य में हम देख सकते हैं संदेह का भाव है, संभवतः इस साल सिग्नेचर ब्रिज का काम पूरा हो जाए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इनको पहचानना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है बच्चों। यदि हमें भाव ध्यान है तो हम इन वाक्यों को तुरंत पहचान लेंगे। आइए ज़रा हम इन वाक्यों को परिवर्तित करके देखते हैं बच्चों। पहला वाक्य, विदेशी होकर भी वह हिंदी बोलती है। इसे ज़रा विस्मयवाचक में परिवर्तित करते हैं। अरे वह विदेशी होकर भी हिंदी बोलती है। इसमें वाह
आदि भी लगा सकते हैं। शब्द विस्मय सूचक शब्द आप अपनी तरफ से परिवर्तित कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई विशेष कोई नियम नहीं है। यदि वाक्य के भाव के अनुसार शब्द बिल्कुल सही सटीक बैठ सकता है तो आप मिलते जुलते शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा वाक्य देखिए, पछताने से बचने के लिए कठोर परिश्रम करो। हमें इसे संकेतवाचक में बदलना है। यदि पछताने से बचना है तो कठोर परिश्रम करो। सुबह होते ही फूल खिलने लगे, इसे विस्मयवाचक में बदलते हैं। वाह, सुबह होते ही फूल खिलने लगे। ताकतवर होते हुए भी वह हार गया। प्रश्नवाचक, ताकतवर होते हुए भी वह हार कैसे गया अथवा वह क्यों हार गया, इसमें आप प्रश्न सूचक किसी भी प्रकार का कोई शब्द लगा सकते हैं। हरिद्वार जाकर मैं गंगा स्नान नहीं करूंगा, विधानवाचक में हमें इसे बदलना है। अब देखिए, यह वाक्य निषेधवाचक है, हमें विधानवाचक में बदलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से हम नहीं को हटा देंगे, निषेधात्मकता हटा दीजिए, अपने आप वह वाक्य विधानवाचक में परिवर्तित हो जाएगा। हरिद्वार जाकर मैं गंगा स्नान करूंगा। बहुत आसान है बच्चों, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है और थोड़ा सा अभ्यास करने की। और बच्चों, बिना अभ्यास किए तो हमें कुछ भी हासिल नहीं होता, है ना। अभ्यास करके ही कोई भी व्यक्ति अपने क्षेत्र विशेष में महारत हासिल करता है। और फिर आप तो अभी बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, आपको तो अनेक क्षेत्रों में अभी महारत प्राप्त करनी है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। चिड़िया वहाँ जाकर दाना चुगती है, इच्छावाचक में ज़रा इसे बदलते हैं। काश चिड़िया वहाँ जाकर दाना चुगे। प्रांजल स्वस्थ होने के साथ धनी भी है। आइए इसे निषेधात्मक में बदलते हैं। हमें करना क्या है, बिल्कुल सरल साधारण सीधी सी बात है, हमें इसमें नहीं लगा देना है, नकारात्मकता का भाव ला देना है। प्रांजल अस्वस्थ होने के साथ साथ धनी भी नहीं है। अब इसमें देखिए हमने कैसे परिवर्तित किया, हमने स्वस्थ को के साथ अ उपसर्ग लगा दिया, हमने स्वस्थ को अस्वस्थ लगा दिया और साथ ही साथ हमने धनी की बजाय न, धनी के साथ न का भाव लगा दिया। प्रांजल अस्वस्थ होने के साथ धनी भी नहीं है। इसमें बच्चों आप निर्धन शब्द भी लगा सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, अगला है, वह अपने माता पिता की सेवा करता है। काश वह अपने माता पिता की सेवा करे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हमने देखा कि विभिन्न वाक्यों को आपस में परिवर्तित करना ज़रा भी मुश्किल नहीं है, हमें थोड़ा सा अभ्यास इसके लिए चाहिए होता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब इसमें अर्थ की दृष्टि से वाक्यों के भेद आपको बताने हैं, ये आप आसानी से कर सकते हैं। आइए ज़रा अब हम थोड़ा सा और अभ्यास करें वाक्य परिवर्तन का। स्त्रियों का सम्मान होता है, इच्छावाचक में बदलिए। काश स्त्रियों का सम्मान हो। ठीक है बच्चों। मैना के चेहरे पर करुण भाव है, प्रश्नवाचक। क्या मैना के चेहरे पर करुण भाव है? गोपू दूध पीता है, निषेधवाचक। गोपू दूध नहीं पीता है। क्या तुमने खूब पढ़ाई की? अच्छा, तुमने खूब पढ़ाई की है। आज वर्षा हो रही है, संदेहवाचक में बदलना है हमें। संभवतः आज वर्षा होती रहे। आपने पाठ याद कर लिया, प्रश्नवाचक में बदलिए। क्या आपने पाठ याद कर लिया? आजकल भ्रूण हत्या हो रही है, विस्मयवाचक। हे भगवान, उसके बाद विस्मय सूचक चिन्ह लगाएंगे आप। आजकल भ्रूण हत्या हो रही है, या आप इसमें उफ भी लगा सकते हैं, या आप इसमें छी छी भी लगा सकते हैं। यानी आप भाव से मिलता जुलता कोई भी विस्मय सूचक शब्द आप लगा सकते हैं। आप उनकी यात्रा मंगलमय रही। इच्छावाचक वाक्य में
ईश्वर करे उनकी यात्रा मंगलमय रहे। राम बड़ों के पैर छूता है, आज्ञावाचक में बदलना है, राम बड़ों के पैर छुओ। हमारी संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है, अब इसे निषेधवाचक में बदलना है। सीधा सा नियम है, आप इसमें नहीं का भाव लगा दीजिए। हमारी संस्कृति अनुकरण की संस्कृति नहीं है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद, उनका परिवर्तन अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको गृह कार्य के रूप में एक कार्य देना चाहूँगी कि आप अपने जो भी आपकी हिंदी की पुस्तक है, चाहे वह वसंत भाग 3 हो, चाहे वह क्षितिज भाग 1 हो, उसमें प्रथम पाठ, जो भी आपका प्रथम पाठ है, जैसे 8वीं कक्षा में प्रथम पाठ लाख की चूड़ियाँ, हमने इस वर्ष हमने लाख की चूड़ियाँ पढ़ा है। और हमने क्षितिज भाग 1 में हमने पहला पाठ 2 बैलों की कथा पढ़ा है। आप इन दोनों पाठों में आने वाले शब्दों को, वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और जिस भी प्रकार का वाक्य है उसे पहचान कर उसके ऊपर लघुवाचक चिन्हों का प्रयोग करते हुए उसे लिखते जाइए। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगली कक्षा में मुलाकात होगी। धन्यवाद।